शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो अरहम अर्राहिमीन है। अस्सलामु अलैकुम। आपके साथ ओपन फोरम में ग़ुलाम मुज्तबा हाजिर हैं। ईरान इसराइल जंग कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, लेकिन अब इनके जो असरात हैं ये बड़े ख़तरनाक तरीन होते जा रहे हैं। पाकिस्तान इससे पहले भी किसी अच्छे पोजीशन में नहीं था, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट का जो दावा था कि जी मईशत बेहतर हो रही है और हमारी जो इकनॉमी की जो सूरत हाल है उसके जो नंबर्स हैं वो अच्छे जा रहे हैं, लेकिन इस जंग के बाद जो मामलात हैं वो एकदम से चेंज हो गए हैं। यानी यूँ समझ लें कि एक ऊपर जाने वाली मईशत अब बिल्कुल रिवर्स की तरफ आ रही है। और आप भी समझते हैं ईद से पहले और रमज़ान किस तरह गुजरा, एक महीना तकरीबन इस वॉर को होने को आया है और पूरा रमज़ान भी हमारा इसी टेंशन में गुजरा कि कब जंग ख़त्म होगी और कुछ मामलात बेहतर होंगे। उसके बाद फिर ईद आई तो ईद में भी हम ऐसे ही शायद जो ख़रीदारियाँ शॉपिंग्स के मामलात भी कुछ अच्छे नहीं नज़र आए और इसी उम्मीद के साथ हमेशा हम चलते रहे कि आज नहीं तो कल इंशाल्लाह जंग ख़त्म होगी, लेकिन एक महीने तक अभी तक कोई फ़र्क नहीं आया। हाँ, दोनों तरफ से ये बातें तो हो रही हैं कि जंग ख़त्म होगी और इंशाल्लाह जल्द होगी, बातें भी होंगी और मज़ाकरात भी होंगे। मज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे हैं, मज़ाकरात होंगे नहीं होंगे और क्या जंग इतनी जल्दी ख़त्म होगी, कौन क्या चाहता है। हमारे साथ आज जो पैनल में मौजूद हैं बहुत ही सीनियर और बहुत गहरी नज़र रखने वाले शुरका मौजूद हैं, उनके साथ हम बात करेंगे। और बजाय इसके कि मैं ज़्यादा बात करूं, मैं चाहूँगा कि वो हमें बताएं कि जंग के जो असरात हैं, जंग कहाँ जा रही है और जो मुआशी और इकनॉमिकल जो सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पैदा हो रही है उस पर रोशनी डालेंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद है नौमान सहगल साहब, ये फॉर्मर मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के जो डिपार्टमेंट्स मुख्तलिफ इन्होंने चलाए हैं। आपको हम खुशामदीद कहते हैं सर अपने प्रोग्राम में। और इनके अलावा अख्तर शाहीन रिंद साहब हैं, सीनियर तज्जिया निगार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं इंटरनेशनल मामलात पे भी और जो इकनॉमी के जो मामलात पाकिस्तान में हो रहे हैं उस पर भी गहरी नज़र है इनकी। हम नौमान सहगल साहब से पूछेंगे कि सर सबसे पहले तो ये बताएं कि जो हमारे जो इकनॉमी जो बेहतर होने जा रही थी और एकदम मुझे लग रहा है कि अब शायद रुक जाए या रुकी हुई हो या हो सकता है कि रिवर्स हो, आप क्या कहते हैं इस सिलसिले में? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने मैं इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। ये जो सिचुएशन है ज़ाहिर है हर मुल्क में प्रॉब्लम्स भी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड और मसले मसाइल हैं और इकनॉमिकल क्राइसिस तो मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में किसी न किसी तवज्जो से चल रहा है। पाकिस्तान का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो पाकिस्तान सबसे बड़ा जो हमें मतलब एक तरह से पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो हमारी स्ट्रॉन्ग आर्मी और हमारा जो बैकअप सपोर्ट है, जिसमें ज़ाहिर है दूसरा कोई भी मुल्क इस तरह से बुरी नज़र डालने से पहले सोचेगा तो वो और वो प्रूफ किया है। तो एक तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था हमारे पास और दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी जो कि मैं समझता हूँ कि आजकल जो हम देख रहे हैं सबसे बेहतरीन पॉलिसीज में से, बल्कि ये इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ को आप देखें कि माशाल्लाह सभी से आप सभी को लेके चल रहे हैं और माशाल्लाह से उसमें सब देख रहे हैं आपकी तरफ, पूरी दुनिया नजर है हमारी तरफ कि ये क्या कर रहे हैं। अब हम आ जाएं इकोनॉमी की तरफ तो देखिए इकोनॉमिकल कंडीशंस जो हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। शुक्र ये है कि हमारी अपनी एक्सपोर्ट्स भी हैं, शुक्र ये है कि हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी है एज़ कम्पेयर टू यूएई एंड अदर कंट्रीज़ जिसमें उनको सारा डिपेंडेंसी पूरी दुनिया पे है कि दुनिया से वो इंपोर्ट करते हैं और उनका पानी भी रुक जाएगा, किसी का पानी बंद हो रहा है। तो वी आर वेरी लकी। तो इसमें मैं ये समझता हूँ कि एक तो हमारे इंटेलिजेंट हमारी ज़ाहिर है लीडर्स और जो हमारी गवर्नमेंट और हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी आर्मी है जो बहुत इंटेलिजेंटली चीज़ों को लेके चल रही, प्लस हमारे जो लोग हैं, हमारे बिजनेसमैन हैं, कोई कुछ भी कह ले वो भी एक समझदार इंटेलिजेंट लोग हैं जिन्होंने दुनिया देखी हुई है और वो इन चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। इंटेलिजेंस की आपने बात की, देखें ये बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप देखें कि इस वक्त हालांकि आप देखें एक तरफ अफगानिस्तान है, फिर आप ईरान को ले लें, फिर एक दुश्मन मुल्क हमारा इंडिया भी हमारे साथ है। तो अब ये सारे सिनेरियो में आप समझते हैं कि पाकिस्तान तो एक बहुत ही ऐसा लगता है कि मुतासिर होने वाला मुल्क हो सकता था अगर कहीं किसी की तरफ से प्रेशर आ जाता, किसी की तरफ से हमें झुकना पड़ता, तो आप समझते हैं कि ये तो बात कहीं की कहीं पहुंच जाती। लेकिन इतने इंटेलिजेंट आपने बताया कि हमारे मुल्क में जो आर्मी की तरफ से, हुकूमत की तरफ से बनाई गई और बहुत बेहतरीन पॉलिसी बनाई गई कि अभी तक अगर वहाँ से जो पेट्रोल है
वो भी हमारे पास जो है आबनाए हुर्मत से जो आ भी रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, जो पाकिस्तान के झंडे जो है वो लग के अगर आ रहा है तो आ रहा है, कोई रोक टोक नहीं है हमारे पास। और उस तरफ अगर आप देखें अमेरिका की तरफ से, तो वहाँ से भी कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात नहीं है कि जो पाकिस्तान पे असरअंदाज हो। मैं एक चीज़ और सवाल मेरे जहन में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि ट्रंप क्या चाहता है? देखिए, जो सिनेरियो, एक तो ये ट्रंप या किसी का दिल का हाल तो हम नहीं जानते, मगर हर जगह हर आदमी जो भी पावरफुल बिजनेसमैन होता है वो कहता है मैं सारा बिजनेस मैं ले लूँ, और दूसरा जो है ना उसको, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं वो मुझ पर डिपेंड करें। ये एक नॉर्मल एक नेचर की बात है। ऐसा ही। अच्छा, अब प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरीके से चल रहे हैं, जो जगह किसी का भी उन्होंने उसको प्रेसिडेंट को उठाया लेके चले गए वेनेजुएला के जो मतलब वो, तो इसी तरीके से और जगहों पे भी उनका यही है। अब एक बड़ा मुल्क है, सुपर पावर है, तो वो अपने लिहाज से चल रहे हैं, उनकी जो भी मर्जी है उसे कतई नज़र, उनको जो भी चाहते हैं, हमें अपना देखना है। तो हमारी पॉलिसी होनी चाहिए कि हम जो है ना सबको साथ लेके चलें। अगर कोई गलती करे तो ऐसी फॉरेन पॉलिसी ऐसी इख्तियार करें जिसमें उनको मतलब एडवाइस दें, पॉजिटिव रोल, हमारे पॉजिटिव रोल प्ले करें। तो मेरी अपनी कि पाकिस्तान इसमें बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, मतलब ना तो वो ट्रंप के अगेंस्ट किसी या की तरफ अमेरिका झुकाव के नहीं है अगेंस्ट हमारा। कोई ऐसी बात है, और बहुत ही इज्जत के साथ और बहुत बैलेंस करके चल रहा है। दैट इज द मेन क्रक्स ऑफ द सिनेरियो। एग्जैक्टली। अख्तर शाहीन साहब जो है वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन सारे मामलात में। तो अब तक का जो सिनेरियो, पहले तो आप अपने तरीके से बताएं कि आपने क्या देखा, और फिर अब जो मैं फिर वही आपसे भी सवाल करूंगा इन सारी चीज़ों के बाद, आपकी तरफ मेरा सवाल ये होगा कि ट्रंप चाहता क्या है आखिर? देखिए, सबसे पहले तो ये बात तो हमें तस्लीम करनी होगी कि दुनिया में पावर गेम है सारा। देखें, ऐसे ही जैसे घर में भी एक पावर गेम होता है, ख़ानदान में होता है, और कम्युनिटीज़ में भी ऐसे ही होता है कि जो चौधरी होता है ना, जिसे उर्फ में कहते हैं, जो बदमाश बना फिरता है और बदमाशी करता है उससे सब डरते हैं। ऐसा ही है। तो देखें, राइट नाउ जैसे नवाज साइकिल साहब ने भी कहा, अमेरिका सुपर पावर है, और वो जो उसका दिल चाह रहा है वो दुनिया में कर रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। हालांकि अदर भी जो कंट्रीज़ हैं जैसे चाइना है, रशिया है, वो भी सुपर पावर्स बनने जा रहे हैं, तो वो भी उससे कन्फ्रंटेशन से अवॉइड करते हैं कि उससे कन्फ्रंटेशन ना हो। तो जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें भी यही है कि अमेरिका जो पहले से भी चाहता था और अब भी ये चाहता है कि उसका जो असर और रसूख है वो दुनिया में बरकरार रहे। उसके असर और रसूख के दायरे में ना चीन घुसे, ना रूस घुसे, कोई भी उसके सामने जो है ना वो बस सर उठा के बात नहीं कर सके। और उसी उनकी वही पॉलिसीज़ हैं, उसी को वो फॉलो करता हुआ आ रहा है। ख़ास तौर पे आप देखें कि जैसे खलीज में अमेरिका के कितने मफादात हैं और एलआई भी बना हुआ है उनका, तो उसी तरह से वो उसको प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है। और इसराइल की जहाँ तक अगर बात की जाए तो ज़ाहिर है इसराइल के साथ भी उसका एक अलाइनमेंट है उसकी, और वो उसको चाहता है कि इसराइल की तरफ भी कोई ना देखे, उसको भी कोई हाथ ना लगाए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली एस्केलेट हुआ है मेरे ख्याल में, जो पहले रुक सकता था डिप्लोमेटिकली उसको अगर हैंडल करते, तो इसमें अमेरिका ने ही तो जो पैक्ट किया था ईरान के साथ उससे विड्रॉ किया ना अमेरिका ने, और फिर उसके बाद ये सूरत हाल फिर इस तरह से खराब हुई। अगर वो मुज़ाकरात चलते रहते और मेरे ख्याल से कुछ पॉजिटिव तो काफ़ी हद तक जैसे ईरान ने उस पैक्ट में जो था, जो एक एक्शन प्लान बनाया था 2015 का, उसमें वो राज़ी हो गया था कि हाँ वो एटम बम बनाने की तरफ नहीं जाएगा, वो अपनी जो पीसफुल एनर्जी की तरफ जाएगा, अपने रिसोर्सेज की तरफ जाएगा। चीज़ें तो हो रही थी, लेकिन जब अमेरिका ने विड्रॉ किया तो फिर जाहिर है कि ईरान की भी एक अपनी हिस्ट्री है, उसकी भी एक अपनी तारीख है। बिल्कुल ऐसे। तो आपका जो सवाल है कि अमेरिका चाहता क्या है, तो अमेरिका तो ये चाहता है कि सारी दुनिया पे वो हुक्मरानी करे, पेट्रो डॉलर उसका चलता रहे, डॉलर की वैल्यू और बढ़ती रहे, उसके मुकाबले में कोई करेंसी ना आए दुनिया में, सिर्फ उसी की करेंसी चलती रहे, सब उसके सामने झुकते भी सब उसके सामने जो है वो झुकते भी हैं, और ये प्रैक्टिकली ये बात सही है। तो वो तो ये चाहता है कि जी ऐसा ही हो। लेकिन इस जंग के बाद, अच्छा हम अभी एक वक्फे की तरफ जाएंगे, लेकिन सवाल एक छोड़े जा रहा हूं मैं कि क्या इस जो जंग शुरू की है उसने, उसके बाद आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें कायम रह पाएंगी? नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, उसके बाद बड़ा ये इंटरेस्टेड सवाल है जो मैं अख्तर शाहीन से पूछूंगा, और फिर आपको वो बताएंगे कि इसके असरात क्या हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। सिलसिला बड़ा इंटरेस्टेड चल रहा है और अख्तर शाहीन रिंद साहब से हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अख्तर साहब, आपसे मैंने एक सवाल रखा था, अब आप जवाब दें। देखिए, जो जंग की सूरत हाल है ना इस वक्त, गो के अमेरिका ने अपने मुतालबात ऑफिशियली भी पाकिस्तान के थ्रू भिजवाए हैं ईरान को, जो 15 नुकाती उनके मुतालबात हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि ईरान एटम बम ना बनाए, अपने मिसाइल प्रोग्राम को कंटेन करे, जो एनर्जी जो प्रोलिफिकेशन हो रही है वो उसको कम्प्लीटली बंद करे, और इस तरह के और भी उनके डिमांड्स हैं। और ख़ास तौर पर उसमें एक डिमांड ये भी है कि ईरान के जो प्रॉक्सीज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में उसको भी वो बंद करे, और ख़लीज में ख़ास तौर पे ना इंटरफेयर करे चीज़ें। उसका ईरान ने तो एक जवाब बना के 5 नुकात मेरे ख्याल से उन्होंने भिजवाया कि जी हम भी ये चाह रहे हैं। ईरान ने, अच्छा इसमें एक ज़बरदस्त बात ये है कि देखिए, ईरान ने भी स्ट्रेट अवे अमेरिकन डिमांड्स को रिजेक्ट नहीं किया है। ठीक है, दैट मीन्स कि अब भी डिप्लोमेसी का रास्ता खुला है। ईरान ने उसको गैर मुनसिफाना कहा है, और कहा है कि ये इंसाफ पर मबनी नहीं है, लेकिन उसके जवाब में ईरान ने फिर अपने ये भी कहा है कि हमने अभी कबूल नहीं किया, या फिर इस तरफ से हो सकता है कि हमारी तरफ से नहीं है ऐसा कुछ भी, और हमारी डिमांड्स तो ये हैं शायद इस तरह की। लेकिन एक अच्छी बात ये है इसमें एक पॉजिटिव बात ये है कि डिप्लोमेटिकली भी ईरान भी इंगेज हो गया है, ठीक है, हो रहा है, और वो भी ये चाह रहा है, लेकिन ईरान चाहता है कि उसकी शराइत पर ये जंग रोके, और उसने ओपनली ये बात कही भी है कि हम अपनी शराइत पर जंग जो है वो हम रोकेंगे। और मेरा ख्याल है अमेरिका को इंटरेस्ट नहीं कि मेरी शराइत पर रुके, अमेरिका अब शायद सेफ पैसे चाह रहा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, जो कि अमेरिकन का जो ख्याल था, हमें ये लगता है, और जो ओपिनियंस जो आ रहे हैं माहिरीन की जो आ रही है, उसमें ये लग रहा है कि अमेरिका शायद ये समझ रहा था कि बस ऐसे ही दो चार अटैक्स होंगे और हम मिसाइल गिराएंगे, और उसका ईरान, और ख़ास तौर पे उन्होंने जो कैलकुलेशन कर रखी थी उसके हिसाब से उन्होंने तो मे बी कि अपने टारगेट्स अचीव वो वाले कर लिए कि ईरान की पूरी लीडरशिप उन्होंने मिटा दी, ऐसे ही मिलिट्री लीडरशिप भी मिटा दी, और उनकी जो सिविलियन लीडरशिप थी वो भी मिटा दी, और सिविलियंस को भी अब तो टारगेट करना शुरू कर दिया। जो स्कूल पर उन्होंने अटैक किया और बच्चियां वहाँ पर शहीद हुई, बेचारी मासूम तालिबात, वो तक भी करके देख लिया, लेकिन ईरान जो है वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। और ईरान ने फिर जिस कॉन्फिडेंस का रिटेलिएट किया है और जवाब दिया है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि कैसे दुनिया में शायद कोई भी ये सोच नहीं रहा था ऐसा कि ईरान फिर खड़ा होकर और करता रहेगा, कि उन्होंने चेन ऑफ कमांड जो है, टॉप लीडरशिप तो उन्होंने वाइप आउट कर दी ना। देखिए एक चीज और भी तो है ना, ईरान तो इस चीज के लिए हो सकता है कि काफी अरसे से तैयार भी था। हाँ, ये सारी चीजें हो सकती हैं, ईरान को तजुर्बा भी है, देखिए बबलू कंट्रीज है ना, उन्हें तो एक खरोश भी आ जाए तो समझ लें कि उनके लिए एक बहुत बड़ा एक तूफान आ जाता है वहां पे। हाँ, ऐसे तो मेरे ख्याल में इसमें उनके अब जो पाकिस्तान का जिस तरह से रोल सामने आया है ना उभर के, देखिए एक तो इंडिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह सुरखुर हुए हम, और आर्म फोर्स ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, और पूरी दुनिया ने, और ट्रंप ने खुद अप्रिशिएट किया और बार बार अप्रिशिएट उसने किया। तो दुनिया ने पाकिस्तान की डेटरेंस देख ली, उसकी पावर देख ली, और हमने अपने डिफेंस में सब किया। अब उसके बाद ये दूसरा बड़ा मौका है कि एक कॉन्फ्लिक्ट, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट में चला गया। अब ईरान वॉर जो है वो एक सिर्फ ईरान में नहीं है, ईरान से निकलकर अब उसने पूरे रीजन को अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो अब ऐसे मौके में अल्लाह ने जो पाकिस्तान को नवाजा है, और अब इस वक्त जो लीडरशिप मौजूद है, देखें बगैर किसी सियासी बायस के, मतलब वो नून लीग उसमें शामिल है, पीपल्स पार्टी उसमें शामिल है, हमारी आर्मी की लीडरशिप उसमें शामिल है, एस्टेब्लिशमेंट उसमें शामिल है, लेकिन इस मौके पे जो रोल पाकिस्तान प्ले कर रहा है उसकी वजह से फिर दोबारा से पाकिस्तान को मौका मिला है कि वो दुनिया को लीड कर सकता है। ऐसे ही है। और इस वाले कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट के बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जंग जो है वो अब खात्मे की तरफ जाए, चूँकि पाकिस्तान ब्रादर मुल्क ईरान से भी उसके बहुत अच्छे मरासिम हैं, और ख़ासतौर पे अमेरिका के साथ भी उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे लेवल पे चल रहे हैं। तो इसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि कुछ इधर से मनवा ले, कुछ उधर से मनवा ले, बीच का कोई रास्ता करके। भी देखें अलाइज हमारा सऊदीया के साथ भी अलाइज है, जो हमारा आर्मी अलाइज है, उसके अलावा भी बहुत सारे जितने भी, कतर है, आप तुर्किया है, उन सबके साथ बहुत अच्छा अलाइज है, सबके साथ बहुत अच्छा अलाइंसेस है। और जाहिर है कि हमारी बहुत एक बड़ी मैन पावर जो है इन कंट्रीज में वहाँ पर है, वहाँ पे काम कर रही है, रेमिटेंसेस हमें वहाँ से बहुत सारे आते हैं चीज़ें। तो मेरे ख्याल में मैं तो उम्मीद ये कर सकता हूँ कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अब ये जो है, मेरे ख्याल में अगले हफ्ते 2 हफ्ते में लग रहा है कि ये थोड़ा इसमें कमी आ जाएगी, लेकिन मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर है अभी तक अटैक्स रुके नहीं हैं, क्योंकि अभी तक किसी ने भी कोई टाइम फ्रेम दिया नहीं है, ना ट्रंप दे पाया है, ना इस तरफ से हो पाया, और ट्रंप भी अभी तक 6 हफ्तों की बात कर रहे हैं कि 6 हफ्तों के अंदर। इसका मतलब अभी आप समझते हैं कि अभी जो ना 4 हफ्ते यानी 1 महीना, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, और ये टाइम इसमें लग सकता है, क्योंकि अभी जो बातचीत का जो वो स्टेज है, वो स्टेज ऐसा नहीं आया कि फिजिकली बैठ गए हों
आमने सामने बैठ के नेगोशिएशन हो रही हो, गो के- बात हो रही हो। अभी उन्होंने हमले रोकने का भी कहा है। फिर इन्होंने एक 10 दिन की फिर एक एक्सटेंशन दे दिए 5-6 जी अप्रैल हाँ, उन्होंने तक जो की। 5 दिन का उनको दिया था अल्टीमेटम, फिर उसके बाद 10 फिर दिन का extend कर और दिया। एक्सटेंड कर दिया। तो मेरे ख्याल में इसकी वजह शायद यही है कि ट्रम्प भी ये चाहता है कि उसे फेस सेविंग मिल जाए, Exactly. सेफ पैसेज मिल जाए उसको, कि मैं और आराम से फिर निकल पाकिस्तान को बीच में डाल के इसके थ्रू जो है वो एक मीडिएशन हो जाए और नेगोशिएशन हो जाए। गो के चलें, अच्छी बात है, ये भी एक अच्छी बात है कि दुनिया अमन की तरफ जानी चाहिए। देखिए, इस जंग से किसी को कोई फायदा नहीं नहीं है, होने किसी मुल्क को कोई फायदा नहीं होने वाला ऐसे ही इससे। है। और इससे ईरान सबसे ज्यादा का रोल नुकसान भी देख लिया दुनिया ने, एक ईरान का मतलब रोल भी, वैसे- बिल्कुल, ईरान भी एक पावरफुल एक स्टेट उसने अपने आप को शो किया। किया। तो इसमें सिर्फ नुकसान होगा तो आम लोगों का होगा, सही, इसमें सिर्फ नुकसान होगा तो इकोनॉमी का नुकसान होगा। ऐसे ही है बिल्कुल। और जो हम पाकिस्तान में उसके असरात बहुत तेजी से नजर आ रहे हैं, हालांकि हम जंग में उस तरह शरीक नहीं है, नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन आप ये फिर भी- इकोनॉमी के हवाले से देखें, एफपीसीसीआई के जो कन्वीनर हैं, मतलब मैं पहले भूल गया था इनका तारुफ कराना, कि मुझे कराना चाहिए था। नौमान सहगल साहब जो है वो एफपीसीसीआई में बड़ा इनका किरदार रहा है और इकोनॉमी पे बड़ी गहरी नज़र है, बल्कि ये उसके अंदर जो है शामिल भी हैं, एक बोर्ड के अंदर भी। तो नौमान साहब ये बताएं कि हम जो है वो हमारे पास रेमिटेंसेस का एक डिस्टर्बेंस हो सकती है, क्योंकि जब जंग होती है तो हमारे पास डॉलर्स नहीं आएंगे। तो जब रेमिटेंसेस हमारे यहाँ से ईरान से तो आ नहीं रहे, इसराइल से भी हमारा कोई ऐसा कोई रेमिटेंसेस का कोई रास्ता है नहीं कि हम वहाँ से कोई बात करें, तो फिर हम क्यों डर रहे हैं, किस बात से डर रहे हैं? देखिए, इकोनॉमी पे जो असरात हैं उसमें सिर्फ रेमिटेंसेस की बात नहीं होती, उसमें ज़ाहिर ट्रैवलिंग भी है। हमारा बिजनेसमैन अमेरिका जाता है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, वो एक्सपोर्ट करता है तो वहाँ पे इवेंट्स होते हैं, एग्जीबिशंस होते हैं। उसके बाद फिर रेमिटेंसेस जो आते हैं यूएसए से, कनाडा से और दीगर ममालिक, सारा अफेक्ट एक दूसरे यानी से अगर आप कहें कि पूरा खित्ता जो है ये पूरा अफेक्ट ही इसके है। बाद फिर यूएई ले लीजिए आप, सारे ही मुल्क ले लें, ऐसे ही सिर्फ दुबई और वो ओमान, मस्कत, सारे। इसके साथ फिर आपका सऊदी अरेबिया आ जाता है। सऊदी अरेबिया में आप देखिए कि एक बहुत बड़ा चंक, चूँकि पाकिस्तानी फैले हुए हैं हर जगह, ऐसे ही। तो बिजनेसमैन भी हैं। फिर जॉब का एक बहुत बड़ा, कि जो बंदा, जो इंसान, जो आदमी वहाँ जॉब कर रहा है उसका, फिर रियल स्टेट की एक बहुत बड़ी मार्केट है यूएई की, जिसके ऊपर हम डिपेंड कर रहे थे, जो कि मैं समझता हूँ कराची से शिफ्ट होकर दुबई चली गई। ऐसे ही है। तो वो एक इतना बड़ा सेटबैक आ रहा है कि उसके फिर उसके इफेक्ट, जो वो यहाँ पे रेमिटेंस आता था वो हमारी इकोनॉमी का एक हिस्सा है बहुत बड़ा। हाँ। तो वो जो इफेक्ट होगा वो आना बंद हो जाएगा। उसके साथ ये हो रहा है कि ये ममालिक जो हैं सारे, इन सब से आपका ऑयल, उसके अलावा आपकी जो है ना गैस, क्योंकि आई एम सॉरी टू से हमने एनवायरनमेंट के हवाले से काम उतना नहीं किया जितना हमें, मतलब हमने थोड़ा सियासी उस पर रखा था नजर में। एनवायरनमेंट फ्रेंडली इसको करते हुए हमें जो है ना मतलब समझ लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ या इलेक्ट्रिक इस सेटअप की तरफ, जो कि हमें फ्यूल की कंजप्शन कम करता, उसका मुतबादिल हमें ढूंढना चाहिए था, विंड टर्बाइंस, वो हमने इस पर इतनी तवज्जो सही तरह नहीं दी। उसका इफेक्ट ये हो रहा है कि जैसे चाइना ने दी, तो अब हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप समझ लें सब डिपेंडेंट हैं कि तेल के ऊपर, कि आपके पेट्रोल के ऊपर, गाड़ियों की तादाद बढ़ गई, बाइक्स की तादाद बढ़ गई। अब आप लोग डिपेंडेंट हो गए सर। और हमें, आई एम सॉरी, हमें आदत ये पड़ी हुई है कि अगर किसी दुकान पे हमको शॉपिंग करने जाते, हमारा बस नहीं चलता कि दुकान के अंदर गाड़ी पार्क करें। अगर हम ये सोच के हंसते हैं कि नुमान सहगल साहब आप तो मिनिस्टर रहे, आप साइकिल पे जाएंगे, हमारा ये कॉन्सेप्ट कि हम ये नहीं देखते कि जो बड़े बड़े ममालिक हैं, उनके वजीर आज़म तक साइकिल पे जा रहे हैं। अब वो साइकिल एक हेल्दी, वो आदत यहाँ बढ़ी है, कोविड के ज़माने में इम्प्रूव हुआ है। मैं खुद कराची जिमखाना तक शहीद मिल्लत रोड से पैदल जाता था और पैदल आता था, आज से चंद साल पहले मॉडल हैं जी। तो वो हम कोशिश करते थे कि इसी तरह की कुछ आदतें डालने और लोगों को ये आदत, और बचपन से लोगों को अगर स्कूल में सिखाया जाए, जैसे जापान में सिखाया जाता है, और आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी, और साथ साथ जो आपके मतलब आप रेंट अ कार सर्विस है या आपकी टैक्सी सर्विस है, येंगो की सर्विस है, उधर आप इनकरेज करें, जो कि अदर देन फॉसल फ्यूल, उससे पोल्यूशन भी कम होगा। और फिर आप डेज बना दें कि भाई इधर से इधर ये स्ट्रीट फूड स्ट्रीट बना दी, वहाँ आपने गाड़ियाँ बंद कर दी, साइकिल का कुछ स्टैंड्स बना दें, मतलब चोरी का खतरा होता है तो लॉक्स लगा दें। तो वो क्या होगा कि जब आप उस तरफ आ जाएंगे, आपका जहन इस तरफ जाएगा कि यार मैं साइकिल पे, करीब तो मैं साइकिल पे चला जाऊं या वॉक करके चला जाऊं, मेरी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपका खुद ब खुद फ्यूल की कंजम्पशन वैसे ही कम हो जाएगी, और बहुत सारे फायदे इसके अंदर। इस पे हम और मजीद भी बात करेंगे, क्योंकि जो आपने टॉपिक छेड़ा ये बड़ा बेहतरीन है। सिर्फ फ्यूल कंजप्शन के रोकने के लिए नहीं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। यहाँ पे रश कम होगा, एक गाड़ी में हम जो ना एक बंदा जा रहा होता है, जो मतलब समझ लें कि 6 साइकिलें आ जाती हैं उस एरिया में।
मेरे ख्याल से एक कॉल है, वो देख लेते हैं, अगर कॉलर हमारे मौजूद हैं तो उनसे कॉल ले लेते हैं। कॉलर हैं। मोहम्मद पनाह बात कर रहा हूँ, मेरी पहचान पाकिस्तान, डॉक्टर इशरत अब्बास साहब। ग्रेट ग्रेट सर। इस हवाले से जो हमारा टॉपिक चल रहा है जंग के हवाले से अभी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारी इकनॉमी मुतासिर हो रही है जंग के हवाले से, क्या कहेंगे आप? देखो, मुतासिर पूरे पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया हो रही है। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें पाकिस्तान जो काविशें कर रहा है ना, इसको अप्रिशिएट किया जाए। वो सिर्फ रिलीफ पाकिस्तान को तो नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। और साथ साथ में अगर ये कामयाब पाकिस्तान में जो अल्लाह करेगा हो जाएगा इंशाअल्लाह। हमारे चीफ साहब, और ये खारजा पॉलिसी जो है, ये ऐसा समझो कि हमारे इंडिया के मुंह पे थप्पड़ है। ऐसे ही है, आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया इस वक्त। अच्छा, दूसरा ये कि इस तरीके से थर्ड वार के जंग से भी हम बच जाएंगे। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल। तीसरा फायदा ये होगा कि खास करके ये जो हमारे अरब ममालिक हैं जी, इनका जो बिजनेस है जी, वो भी ऑयल का तकरीबन वो भी सेट हो जाए, सबके लिए फायदेमंद हो जाएगा, सबके लिए बाकी फायदा। रहा, हाँ, बाकी रहा हमारे पास जैसे ये स्कीम इन्होंने बातें हो रही हैं लॉकडाउन वगैरह की, जी 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 फ्यूल कंजप्शन सेविंग की, जी, सिर्फ फ्यूल का इशू नहीं है, और काफी चीजें हैं जो मुतासिर हुई हैं, जो सही हो है। रही है। आप क्या समझते हैं, ये जो लॉकडाउन है, एक ये चीज तो आप कह रहे हैं कि सही है, फ्यूल की जो कंजप्शन है इसमें भी फर्क आएगा, और बाकी क्या चीजें हैं जिनमें फायदा होगा? जी, मैं आपको बता रहा हूँ सर, जो मुतासिर हो रही है, क्योंकि खुदा न खास्ता हम हालत जंग में फ्यूल तो हमारे पास हो नहीं, इतनी तो कुर्बानी हमें देनी चाहिए। जी, ये देखो कि सीरिया की और अभी ईरान की क्या हालत जंग में हुई है। यही तो हमारी हिकमत अली पाकिस्तान की थी, जो अभी हम आराम से बातें कर रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। थोड़ी तो कुर्बानी देखो, पड़ोस में ही है ना हमारा ईरान, जी, बिल्कुल ऐसे ही। इधर से अफगानिस्तान की हालत देखो, वो भी हम हालत जंग में। बिल्कुल। इस सारे खत्ते में जो हम हालत जंग में हैं, तो ये सब के साथ जो इंडिया है ना, जो ये इसराइल को मैन्युफैक्चरिंग करके ड्रोन और दूसरी चीजें जो दे रहा है ना, इस खत्ते की जिम्मेदारी इंडिया की है। अच्छा पन्ना साहब, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि हमारी हुकूमत ने जो है वो बहुत दानिशमंदी का मुजाहिरा किया हुआ है, और शायद सब्सिडी के तौर पर ये जो है पेट्रोल के लिए जो शायद आवाम में खर्चा कर रहे हैं वो, और पेट्रोल हमें वाफर मिकदार में अभी भी मिल रहा है। पेट्रोल पंप पर रश नहीं है, कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं हुई। आप इंडिया को देखें तो वहाँ पर बहुत बुरा हाल है, वहाँ पे पेट्रोल नहीं मिल रहा, लाइनें लगी हुई हैं, गैस जो है वो जो अपना चूल्हे चलाने के लिए, खाना पकाने के लिए, वो नहीं मिल रही। बहुत बुरा हाल है वहाँ का। अगर ये रफ्तार इंडिया में रही जी 15 से 20 रोज, जी जी, तो इंडियन पॉपुलेशन मोदी को स्टेप डाउन करने पे मजबूर कर देगी, जो कि होना भी चाहिए, होना भी उसको। चाहिए, ऐसा ही है। उसको होना चाहिए। अहमदाबाद इनका बड़ा सिटी है, जी जी, वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सब कुछ। इसको इससे पहले जितने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, जी जी, वो किसी दूसरे की जंग में नहीं और इस किस्म के स्टेप नहीं उठाए हैं। इसको ताकत नहीं है पाकिस्तान से दोबारा लड़ने की, तो ये साजिशें कर रहा है, लेकिन ये पता नहीं है खित्ते के खातिर खुद भी। तो अब श्रीलंका कोई मिनते कर रहा है, तो मुझे श्रीलंका वाला कोई आपको पता है कौन सा कंट्री हमारा, तो उसको भी मिनते कर मेरा साथ तो दे दो। अब तो लेवल इतनी आ गई है उसकी। ऐसे ही है। मोहम्मद पन्ना साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। इंशाल्लाह फिर कभी आपसे रब्ता करेंगे और आपसे मज़ीद और मालूमात भी लेंगे। नाज़रीन, एक वक्फ़ा लेते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं और अपने पैनलिस्ट से जो है वो बहुत अच्छे और मालूमाती सवाल फिर करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे से पहले कॉलर हमारे साथ थे और बहुत मुफीद बातें उन्होंने बताई, और वाकई ये बात तो हकीकत है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने जिस दानिशमंदी का मुजाहरा किया हुआ है यहाँ पर, हमें अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सिर्फ खौफ तो ज़रूर है कि इन फ्यूचर क्या होना है कुछ पता नहीं है, लेकिन अभी तक हमें इस चीज़ का एहसास नहीं हो पाया है कि कोई पेट्रोल की कमी है हमारे पास, गैस की कमी है, बाहर से आई हुई किसी भी चीज़ के हवाले से मेरे ख्याल से हमें कोई कमी नज़र नहीं आ रही। बहरहाल हम अभी चलते हैं पैनलिस्ट के पास और अख्तर शाहीन रिंद साहब से पूछते हैं। अख्तर भाई, ये बताएं कि ये जो यूएन, यूनाइटेड नेशंस, आपने देखा होगा कि जब इसराइल और फ़लस्तीन का मामला चल रहा था, इसराइल दे धड़ाधड़ में हमले किए जा रहा था वहाँ पर, तो बहुत मीटिंग्स चल रही थी, इजलास पे इजलास हो रहे थे, कैसे कम होगा, कैसे इसने क्या कर दिया, वो कर दिया। अभी मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई ख़ास नज़र नहीं आ रहा। कुछ रोल है अभी या उन्हें करना क्या चाहिए, ये ज़रा मुझे बताएं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस का रोल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ही सब कंट्रीज़ उस पर एग्री हुए थे, यूएन फॉर्म किया था कि कोई भी एग्रेशन ना हो, कोई किसी के साथ ज़्यादती ना करे। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, नज़र आ रहा है इन सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में कि यूएन जो है वो सिवाय लफ्ज़ी जमा खर्च के कुछ नहीं कर पा रहा, और जो यूएन को करना चाहिए था वो उसमें नाकाम नज़र आ रहा है। और यूएन खुद भी जो सुपर पावर्स हैं उनके आगे, जैसे कहते हैं उनके घर की लौंडी बना हुआ है। एग्जैक्टली, वो वीटो भी तो कर देते हैं। अब देखिए ना, वीटो पावर्स, अगर वीटो पावर्स 5 कंट्रीज़ के पास है, तो अब आप ये देखिए ना कि यूएन का ये चार्टर जो है वो ये कहता है कि कोई भी कंट्री किसी पर भी अटैक नहीं कर सकता यूएन की अप्रूवल के बगैर। अच्छा, ये यूएन रेजोल्यूशन है, ओके, चार्टर है उसका। तो आप बताइए तो कि क्या अमेरिका ने जब अटैक किया मंजूरी ली? नहीं ली। इसराइल ने किया तो क्या उसने मंजूरी ली? नहीं ली। तो यूएन को कौन मान रहा है? देखिए, यूएन का एक इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो है सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। वो जो पाबंदियां भी लगाती है, सजेस्ट भी करती है, रिकमेंडेशन भी करती है। उसमें फिर ये 5 कंट्रीज हैं जो वीटो पावर रखते हैं। ठीक है, अमेरिका, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। ठीक है। तो उसमें आप देखें, ईरान के खिलाफ उन्होंने करारदाद मजम्मत मंजूर कर ली, तो अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं की भाई? जिसने अटैक किया इसराइल के खिलाफ भी क्यों नहीं की? वजह अगेन वही कि अमेरिका खड़ा है आगे, तो उसके खिलाफ बोलने की जुर्रत भी नहीं कर रहे। रेजोल्यूशन डिस्कशन ज़रूर हुई, टेबल भी, लेकिन ये कि वो उस पर वोटिंग नहीं हुई, उस पर चीज़ें नहीं हुई। और आप एक चीज़ और देखें, चीन और रशिया का जो रोल है वो भी आप देखें कि उसने भी एब्सटेन किया। जब ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर हुई, मजम्मत, शामिल ही नहीं हुए थे वो, तो वो शामिल ही नहीं हुए। एग्जैक्टली। हालांकि वो भी वीटो कर सकते थे उसको। और वैसे बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि 2 ब्लॉक्स बने हुए, कि एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ चीन और शायद रशिया है, और इल्जाम भी अब लग रहे हैं कि रशिया सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को, ये इस तरह की बातें हैं। लेकिन खुल के अभी तक भी नहीं हो खुल के वो दोनों अभी तक भी नहीं आए। देखें, इसी तरह से अक़वाम मुत्तहिदा को ये सोचना होगा, इसराइल को भी ज़रा उसकी भी जो है लगामें खींचनी होगी। ऐसा नहीं है कि इसराइल भी जो है वो एक मतलब बदमाश बन के वो भी फिर रहा है, कभी फ़लस्तीन पे चढ़ दौड़ता है, कभी लबनान पे हमले कर देता है, कभी वहाँ से बैठ के ईरान पे अटैक कर देता है। तो क्या इसराइल की जिम्मेदारी नहीं है दुनिया में अमन कायम करना? अमन कायम करना क्या सिर्फ गरीब ममालिक की जिम्मेदारी है? सर, सबसे बड़ी बात देखें, अभी जो इन्होंने यूनिटी बनाई थी जो फ़लस्तीन के हवाले से, उसमें तो इसराइल, हाँ, पीस बोर्ड बनाया था, उसमें तो इसराइल शामिल ही नहीं हुआ था। सबसे बड़ी बात आप देखें, अब यही बात है। अगेन देखें, किसी ने क्या बिगाड़ लिया? इस तासुर को अक़वाम मुत्तहिदा को दूर करना होगा। ये तासुर अब ये बनता जा रहा है, प्रैक्टिकली नज़र आ रहा है कि यूएन कवानीन कागज़ पर कुछ और हैं और ग्राउंड पर कुछ और हैं। जो कागज़ पे लिखा हुआ है, ग्राउंड पर उस पर अमल ही नहीं हो रहा, और अभी कर भी कुछ नहीं सकता। अगर हम ये सवाल उठाएं भी कि जी यूएन अभी क्या कर सकता, तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं कर सकता वो। ऐसे ये वो कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय बातों के, सिवाय कागजी कार्रवाई के। अगेन मैंने जो शुरू में बात की थी कि देखें, दुनिया में यही उसूल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये उसूल आज भी चल रहा है। हम देखें, जितने मौज़िब हो गए, सिविलाइज्ड हो गए, हमने दर्जनों रेजोल्यूशन बना लिए, अकॉर्ड्स कर लिए, सारा कुछ कर लिया, लेकिन उसके बावजूद आज भी अमेरिका इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो किसी नॉर्म, किसी रूल, किसी अखलाकियात के दायरे में कोई रह के बात करे। ऐसा नहीं है, वो इस चीज़ को बिल्कुल मान नहीं रहा, ग्राउंड पे तरीके से बात करता है। और देखिए, अगर इसको नहीं समझा गया अभी भी, जैसे ये मीडिएशन की कोशिशें हो रही हैं, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर ईरान वॉर आगे बढ़ती है तो आप फिर समझ जाएंगे ये वर्ल्ड वॉर 3 में हम चले गए, हो जाएगी, पहुंच गए, तो पूरी दुनिया का अमन जो है वो तहबाला हो जाएगा। देखिए, इसी बात को लेके अभी कुछ दिन पहले एंकर्स क्लब का एक डेलीगेशन ईरान के कौंसलेट जनरल गया था और ईरान के कौंसलेट जनरल से मुलाकात की थी।
बीइंग प्रेसिडेंट मैं उसको लीड कर रहा था। जी हाँ। उसमें हमारे दीगर एंकर साथी माफ भी उसमें कीजिएगा, मैंने शामिल आपका थे। तारुफ जो है वो कराया तो, लेकिन मैंने ये एक पॉइंट रह गई थी कि आप जो है अख्तर शाहीन रिंद साहब जनाब ये प्रेसिडेंट हैं और बल्कि फाउंडर प्रेसिडेंट हैं एंकर्स क्लब के। हमारा एक एंकर्स का एक क्लब है जिसमें वैसे भी यूनियंस जो हैं, क्लब्स जो है वो हर उसमें शोबे में हैं, हमारे जर्नलिस्ट के भी हैं, लेकिन चूंकि एंकर्स का कोई क्लब नहीं था तो इन्होंने एक बुनियाद डाली और उसे आगे लेकर चल रहे हैं। और इस हवाले से भी इन्होंने बहुत बेहतरीन एक किरदार अदा किया कि मुख्तलिफ एम्बेसीज़ में जाके उनसे मुलाकातें करना, उनके साथ ताज़ियत जो उनका नुकसान हुआ है उस हवाले से करना, और फिर उनका जो मौक़िफ़ जानना, और उस हवाले से भी इन्होंने बहुत काम किया। तो हम जानेंगे कि इस हवाले से क्या क्या आपने पेश रखा। जी बिल्कुल, हम ये लास्ट वीक में ही गए थे। उसका एक अहम मकसद तो ये था कि ईरान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है। डायरेक्टली हमें एक मौका मिला तो ईरान के कौंसलेट हम गए, वहाँ हमने उनसे ताज़ियत भी की और जो एग्रेशन है उसकी हमने मजम्मत भी की, उन अटैक्स की। तो वहाँ जाकर हमने उनसे पूछा कि वो क्या कहते हैं और क्यों ये वॉर इतनी लंबी हो रही है। ओके। तो ईरान के कौंसल जनरल जो हैं उनका ये स्टांस यही था, उन्होंने कहा हमने तो अटैक नहीं किया, हम पे तो अटैक हुआ और हमने तो डिफेंस किया अपना। और उन्होंने फिर उसको कहा कि भाई ये अटैक्स किस तरह से जस्टिफाइड हैं, कोई हमें समझा दे। हमने तो उस पर नहीं किया। सही है। यानी उसमें मासूम शहरी हमारे शहीद हो रहे हैं ईरान में। खासतौर पे स्कूल वाला जो वाक़या था उसका उन्होंने जिक्र किया, लीडरशिप का उन्होंने जिक्र किया, और ये उन्होंने बताया कि भाई आलमी कवानीन के हिसाब से किसी भी कंट्री की कोई लीडरशिप होती है तो वो प्रोटेक्टेड तस्वुर की जाती है, डायरेक्टली आप उसको हिट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो कोई रूल, कोई ज़ाब्ता ही नहीं है। और जो सीजी थे, ईरान को एक बहुत बड़ा शिकवा इंटरनेशनल मीडिया से भी है। जब हमने उनसे बात की कि मीडिया के रोल के हवाले से आप कैसे देखते हैं, चीज़ें करते हैं, तो उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया का तो शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो बैलेंस रिपोर्टिंग करते हैं, चीज़ें उसमें हो रही हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया से उन्हें बहुत शिकवे थे। और वो ये बता रहे थे कि किस तरह इंटरनेशनल मीडिया यूएस को और इसराइल को सपोर्ट कर रहा है, उनके नैरेटिव्स को बिल्ड कर रहा है। बिल्कुल। उसके बजाय जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ईरान का जो नुकसान हो रहा है, वहाँ जो डैमेज हो रहा है वो नहीं दिखा रहा, उसको उस तरह नहीं पोर्ट्रे कर रहा। उनका शिकवा ये भी था कि मीडिया को जो है वो बैलेंस रिपोर्टिंग करनी चाहिए, इंटरनेशनल मीडिया को नहीं। अभी एक और थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है। वो ट्रेंड ऐसे चेंज हुआ है कि अभी ट्रंप भी ये बोलने में मजबूर है, क्योंकि जब ट्रंप के पास ये खबरें पहुंची कि जी ये तो मेरे खिलाफ सब कुछ चल रहा है, मीडिया तो पूरा मेरे खिलाफ लिख रहा है कि ये मैं जंग हार रहा हूं, तो अभी पता है क्या बोल रहा है, वो ये कहता है कि जी फेक मीडिया ये बोलता है कि मैं हार रहा हूं। हाँ। आपको पता है कि ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो मिजाज है ना, गुफ्तगू का जो अंदाज और मिजाज है ना, वो उर्फ आम में हम तो उसे लावाली टाइप का ही कहते हैं। कि वो सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को अगले घंटे में कुछ और बोलते हैं। ऐसे जैसे मोहल्ले में लड़ाई हो जाती है ना, पहले एक दूसरे को 2-4 मार देते हैं हाथ, उसके बाद कहते हैं हाँ वो तो ऐसे ही बस हंसी मजाक में था, अब हमारी सुलह हो गई, अब हम ठीक हैं, अब 2 दिन का टाइम दे दिया, 5 दिन का टाइम दे दिया, उसके बाद फिर वो तो अनप्रेडिक्टेबल प्रेसिडेंट हैं। उस पर उनके यहाँ अमेरिका में भी ये बात होती है, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि आज उनका मूड ठीक है तो वो मतलब हर तरह से आपका रिगार्ड भी कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, लेकिन पता चला अगली सुबह उनका क्या मूड होगा नहीं पता चल सकता। तो इस हवाले से ये बात दुरुस्त है। देखें, मीडिया में भी बायसेस मौजूद हैं, इंटरनेशनल मीडिया में खास तौर पर बायसेस मौजूद हैं, और वो भी इंटरनेशनल मीडिया के जो आर्म्स हैं वो भी जो ज़्यादा पावरफुल है उसको ज़्यादा सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं। मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट की रिपोर्टिंग में भी ये बात नजर आ रहे हैं, और जो ईरान है वो भी इसका गिला शिकवा जो है करता हुआ नजर आ रहा है वो भी। सही। अच्छा सर, अब हम आखिरी लम्हात की तरफ हैं, तो नौमान सहगल साहब चूँकि इकनॉमी के हवाले से बहुत महारत है इनकी, मुझे ये बताएंगे इस एक तो ये चीज़ तो हो गई, चलें जंग की जो सूरत हाल है, हमने फ्यूल को जो बचाना भी है, और इस वक्त बहुत सारी चीज़ों को हमने नज़र में रख के अपना सफ़र भी करना है, काम भी करना है, चीज़ें भी करनी है। अभी एक शायद अभी ऐलान नहीं हुआ, लेकिन वो फैसला हो चुका है कि जी हम लॉकडाउन लगाएंगे और उस पर चीज़ों को बेहतर करेंगे। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि जी हम साइकिलों पर जाके जो है वो अपने काम करते थे, जिम खाना भी चले जाते थे, और मुख्तलिफ। देखिए 2-3 चीज़ें यहाँ पर हैं। एक तो ये बताएं, एक तो साइकिल पे जाना तो डेफिनेटली कहीं से भी गलत नहीं है, क्योंकि एक कार में इंसान जा रहा है, यानी अगर एक कार में 4 साइकिलें समझ लें कि समा जाती हैं अगर साइकिलों पे कोई जाता है तो, या अगर बसों में अगर एक साथ अगर बसें, अब तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह बसें, अच्छी बसें आ गई हैं रोडों पे, आपने भी चलती हुई देखी हैं, हमने भी देखी हैं, तो हम इस तरह भी बचा सकते हैं। एक तो साइकिल वाला आपने बताया, कुछ और भी आप बताएं, हमारे आम आदमी वो किस तरह चीज़ों को बचा सकता है, ख़ुद को बेहतर भी कर सकता है उससे? देखें, इसमें बहुत सी चीज़ें इंटरनेशनली देखने में आई और उसका उसी चीज़ को सीखा हमने आपने, और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे सेम उसका रेप्लिका किया।
तो एक चीज़ है जो कि बाहर इवन ऊबर थी तो उसमें भी देखने में आई, वो था मतलब इसमें आपने जो है ना कार पूल कि एक गाड़ी 4 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब हम 4 लोग हैं, हम एक घर के 4 लोग हैं, वो 4 गाड़ियों में अलग अलग जाते हैं। हाँ। तो अगर हम अपने दिल में दिमाग महले में से ही अगर जी कर लें कि हम जो है ना इसको ये कर लें, और साइकिल स्टैंड्स जो हैं वो अगर आप बना दें गाड़ियों पे, बहुत से साइकिलिस्ट हैं बड़े प्रोफेशनल हैं जी, जो जी। दिन में 100 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं यहाँ कराची शहर में। बिल्कुल। मेरे जानने वाले हैं, मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं। और सेहत मैं- भी बेहतर हाँ, होगी। मैं इतनी साइकिलिंग नहीं करता, मैं तो नहीं, आप तो वैसे ही handsome हैं माशाल्लाह, आपको स्विमर हूँ जरूरत और नहीं मैं स्विमर डाइवर और अच्छा। वॉक पे ज़्यादा तवज्जो देता हूँ, बट मतलब करीब करीब तक ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट आया था जो कोविड में भी ज़ाहिर चीज़ें आई, तो हमें इसको अगर हम सामने रखें, फिर आप देखें कि एक हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है जो लोग माइंड ना करें कि जी बड़ी बड़ी ह्यूज बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर आप वो बड़ी गाड़ी रख देंगे और छोटी गाड़ी यूज़ करना शुरू कर देंगे इस क्राइसिस Consumption भी में, तो वो बचेगी। क्या होगा, कंजम्पशन भी बचेगी और रोडों पे रास्ते भी आपको खुले मिलेंगे, exactly. और उसके साथ साथ क्या होगा, पेट्रोल की कंजम्पशन प्लस गवर्नमेंट के हवाले से मेरी दरख्वास्त होगी, जहाँ इतना अच्छा काम गवर्नमेंट कर रही है, जहाँ इतना अच्छा काम हमारी आर्मी कर रही है, तो अगर ये डायरेक्टिव्स जाएं कि भाई इतनी प्रोटोकॉल से आप जाते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट अपनी जगह है, मगर अब काइंडली अगर आप इतने लंबी चौड़ी 50 गाड़ियाँ 20 गाड़ियाँ 30 गाड़ियाँ के बजाय अगर आप वही 2 गाड़ियाँ कर लें, जी हाँ। 4 गाड़ियाँ जी कर हाँ, लें, जी हाँ। और छोटी वो गाड़ियाँ सिक्योरिटी गाड़ियाँ हो आगे आगे पीछे आपके, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि उसमें जो है ना, मतलब जैसे कि उसमें शेयर डाला है कि जी आपने इसे लॉकडाउन कर, लॉकडाउन हो चुका है शुरू, लेकिन फ्राइडेज ऑफ हैं, कोर्ट्स बंद हैं, जी हाँ, जी हाँ, जुमे को कोर्ट्स बंद हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद हैं, जी, जी। ये अच्छा साइन है। अच्छा बट इसके साथ और अच्छा होगा कि जी जो बड़ी आम गाड़ी, आदमी तक अच्छा मैसेज बड़े जाएगा। अफसरान को हिदायत कर दी जाए, कम से कम ब्यूरोक्रेट्स को, कि जी आपने जो है आप नॉर्मल गाड़ी में आए, आप टोयोटा करोला में आए या आप जो छोटी गाड़ी हाँ, उसमें आए, फॉर्च्यूनर तो है कौन या सी- फिर बड़ी V8 टाइप की कौन सी गाड़ियों में भी आपकी जाते हैं। इज्जत जो है वो खराब हो जाएगी। इन चीज़ों से क्या होगा, बहुत फर्क पड़ेगा। इसी तरह जो साइकिलिंग का एक कॉन्सेप्ट या साइकिलिस्ट का कॉन्सेप्ट है, या इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी बाइक्स हैं उसको प्रमोट करें, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स को हायर पे दें, इंश्योर्ड हों, exactly. उस पर आप जाना शुरू कर दें। ये चीज़ें बहुत सारी वो ऐसी- किस्तों पे ज्यादातर अब तो हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है, लेकिन और इससे बढ़ाना चाहिए, और थोड़ी स्पीड इसमें बढ़ानी और चाहिए। जो करीब करीब के इलाके हैं ना, उसको तो कम से कम आप पैदल ही करके, मतलब मैं ये देखता हूँ कि बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर है, मेरे घर के पास मस्जिद है, 1 मिनट का भी रास्ता नहीं है, 2 मिनट, उस पे वो लैंड क्रूजर में 6 गार्ड के साथ एक आदमी आ रहा है। ये तो ट्रेंड ये हमें- दिखावा और ये खत्म करें, ये खत्म और करना है। हम जो है पैदल चले जाएं। कौन मार देगा किसी को रोड पे, या वैसे ही जंग सही हो कह रही रहे हैं, सही है। कह तो रहे हैं। मेरी यही रिक्वेस्ट होगी कि ये सिर्फ गवर्नमेंट पे ये उनका फर्ज नहीं है, हमारा और हमारा आपका भी अपना भी फर्ज है कुछ फर्ज कि हम भी इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को अपनाएं, इससे बड़ी इंप्रूवमेंट आने का बहुत शुक्रिया आपका नौमान सहगल साहब। नौमान सहगल साहब फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं और आजकल FPCCI में बड़ी जिम्मेदारियां भी निभा रहे हैं। और अख्तर शाहीन रिंद साहब जो है हमारे जो है प्रेसिडेंट भी हैं एंकर्स क्लब के, और इसके अलावा जो है वो बहुत गहरी नज़र भी रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में शामिल हुए और हमारे जो है आम आदमी तक अपनी मुफीद मालूमात भी पहुंचाई। नाज़रीन, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगले प्रोग्राम में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। फ़िलहाल इजाज़त दीजिए। ओपन फोरम से गुलाम मुज्तबा, अल्लाह हाफिज़।